नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि अपने कम्युनिटी मेंबर्स की राय थी और ये उनकी रिक्वेस्ट भी थी कि सर भारतीय कला और संस्कृति की सीरीज़ शुरू कीजिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कला और संस्कृति की सीरीज़ जो है वो शुरू कर दी है। हाँ, तो आज ये अपना कला और संस्कृति जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है। हम आधार जो रखेंगे, बेस अपना रखेंगे एनसीईआरटी को, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन उठाती है एनसीईआरटी से। बाकी जो और भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ से अगर मुझे कोई रेफरेंस लेना हुआ तो मैं वहाँ से भी ले लूँगा, पर अपना मुख्य फोकस रहेगा एनसीईआरटी पे, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाते हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स देखते हैं, ना कि किसी नितिन सिंघानिया या किसी और बुक को देख के वो क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी जो संस्कृतियाँ हुआ करती थी, जिसमें पाषाण काल हो गया और ताम्रपाषाण काल हो गया, उस काल में किस प्रकार से जो है भारत में कला और संस्कृति फली फूली, है ना। उन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूं कि आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस कहाँ है। तो ये है अपना GS1, है ना, पेपर 2 होता है उसे GS1 कहते हैं। GS1 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन कल्चर, है ना, विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, एक मिनट मैं क्लियर कर लूँ, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फॉर्म एंशियंट टू मॉडर्न इंडिया, है ना। तो एंशियंट टाइम से लेकर आर्ट फॉर्म्स हो गई, वो लिटरेचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, वो सब चीज़ें हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे, है ना। जैसे कि इनमें क्या होगा, एक तो वास्तुकला आ जाएगी। वास्तुकला में क्या आ जाएगा, जैसे अब अगर जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक कला काल की वास्तु जो कला एवं संस्कृति, उसमें तो देखिए वास्तुकला कुछ होगी नहीं, वो कौन से महल बना रहे थे। तो वास्तुकला शुरू होगी अपने हड़प्पा काल से, है ना। फिर मंदिर वास्तुकला आ गई, गुफा वास्तुकला के बारे में देख लेंगे, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, मध्यकालीन वास्तुकला, आधुनिक भारतीय वास्तुकला के विकास में बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है उनका क्या योगदान रहा, रॉक कट जो वास्तुकला है वो क्या है, और औपनिवेशिक वास्तुकला क्या है उनके बारे में जान लेंगे। फिर साहित्य होगा, साहित्य में हम भारतीय प्राचीन साहित्य देख लेंगे, संस्कृत साहित्य, पाली, है ना, प्राकृत हो गया, द्रविड़ साहित्य हो गया। फिर मध्यकालीन में देख लेंगे भक्ति और महिला कवियत्रियाँ जो हुआ करती थी उनके साहित्य की बात कर लेंगे, है ना, जैसे मीराबाई हो गया इनकी, है ना। मध्यकालीन साहित्य देख लेंगे और आधुनिक भारतीय साहित्य की ज्ञान हम इसमें ले लेंगे। मैं सिलेबस अभी आपको बता रहा हूँ। फिर दृश्य कला आएगी एक, दृश्य कला में क्या आएगा, भारतीय मूर्तिकला आ जाएगी, उसमें बौद्ध मूर्तिकला, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला, गुप्तकालीन, मौर्यकालीन मूर्तिकला, सिंधु घाटी की मूर्तिकला, वो सब चीज़ें उसमें हम देख लेंगे। और मध्यकाल में किस प्रकार से मूर्तिकला का विकास हुआ वो सब देख लेंगे। भारतीय चित्रकला, चित्रकला में हम लघु चित्रकारी देख लेंगे, भारत की जो दीवार पेंटिंग होती है वो देख लेंगे, और आधुनिक भारत में किस प्रकार की चित्रकला हुआ करती थी वो देख लेंगे, है ना। इस प्रकार से साहित्यिक कला में हम प्राचीन भारतीय साहित्य में पाली, प्राकृत, ये सब चीज़ें हम देख लेंगे, है ना। फिर रंगमंच का निर्माण महात्मा गांधी के आगमन के बाद में, और उस टाइम पे कैसे कैसे साहित्य का जो है वो निर्माण होता है, किस प्रकार से साहित्य लिखा जाता है, देशभक्तिपूर्ण साहित्य लिखा जाता है आधुनिक काल में, उन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, ताकि यूपीएससी से कोई भी प्री या मेंस कहीं में भी क्वेश्चन बने, हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना। और मैं क्वेश्चन भी आपको साथ साथ करवाते जाऊंगा कि हाँ इस वाले चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि आपको एक रेफरेंस रहे कि हाँ सर सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। देखिए ये मैप दिया है प्रागैतिहासिक कालीन अपनी चित्रकलाएँ हैं, और उस काल की जो भी कला और संस्कृति हुआ करती थी उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं उसका ये मैप दिया गया है। तो ये मैप एक बार आप ध्यानपूर्वक एक बार देख लेना। बाकी जो आगे आगे जो चीज़ें आती जाएंगी, जिन जिन क्षेत्रों का नाम आएगा वो तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि मैप में ये कहाँ है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र, तो मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल में हमें शैल चित्र ही देखने को मिलते हैं। इस काल में मंदिर तो कोई बने नहीं होंगे, कौन से जो जिंगलाला करने वाले लोग उस काल में रहा करते थे वो कहाँ मंदिर बना लेंगे, ना उनके कोई महल बने होंगे। कहाँ रहते थे, तो वो गुफाओं में रहते थे। तो गुफाओं में क्या करेंगे, खाली टाइम में बैठ के टाइम पास करने के लिए इस प्रकार की चित्रकारियाँ वो करेंगे। तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, बड़े विस्तार से जानेंगे इनके बारे में, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र हुआ करते थे उन क्षेत्रों के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। मैं जब आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था, प्राचीनकालीन जो अपना भारतीय इतिहास है, तब मैंने आपको ये सब बताया था, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या होता है। फिर से बता देते हैं एक बार। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जहां हमें कोई भी लिखित साहित्य ना तो मिला है,
ठीक है, और ना ही उसे पढ़ा जा सका। भाई जब मिला ही नहीं तो पढ़ा कहाँ से जाएगा, है ना। और आद्य ऐतिहासिक कौन सा होता है? आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें हमें वहाँ का साहित्य लिखा हुआ तो मिला है परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का साहित्य तो हमें लिखा हुआ मिला है, भाषा लिपि वहाँ पर थी एक, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसके जो साहित्य लिखे हुए मिले हैं, उनकी एक भाषा है, एक लिपि है, जिसे लिखा भी गया है और जिसे पढ़ भी लिया गया है, वो है ऐतिहासिक काल। जैसे वैदिक काल, जैसे मौर्य काल, जैसे गुप्त काल, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य किस प्रकार से रहता होगा, उसका विश्वास क्या था, इन चीज़ों का पता लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनके बारे में कुछ लिखित सामग्री ही नहीं मिली हुई है ना। तो फिर विद्वानों ने इस बात का पता कैसे लगाया? विद्वानों ने पता ऐसे लगाया कि वो जहाँ रहते थे वो जगह खोजो, पहले तो रहते कहाँ थे, वहाँ गए ये लोग, है ना। फिर वहाँ की खुदाई करने पर उनको जो औजार मिले, उनको जो बर्तन मिले, उनके जो आवास स्थल हुआ करते थे, है ना, वहाँ पर किस प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, उनसे फिर अनुमान लगाया गया कि हाँ ऐसा ऐसा अगर रहा है तो ये इस प्रकार से रहते होंगे। जानवरों की हड्डियाँ मिली है, अगर कटी हुई हड्डियाँ मिली है इसका मतलब ये जानवर को शिकार करते होंगे, खाते होंगे, है ना। इस प्रकार से उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। फिर उस काल के जो लोग हुआ करते थे वो गुफाओं पर कुछ चित्रकारियाँ वगैरह करते थे, है ना, कुछ दीवारों पर जो चित्रकारियाँ वगैरह बनाते थे, उनसे हमें बात का पता लगा कि हाँ अगर चित्रकारी बनी हुई है इस प्रकार से शिकार करता हुआ या किसी एक साथ नाचते हुए, अभी आगे चित्र में आपको दिखाऊंगा, है ना, तो उन चीज़ों से हमें पता लगा कि हाँ इनमें एक सामाजिक व्यवस्था हुआ करती थी, ये एक साथ देखिए शिकार किया करते थे, है ना, ये इस प्रकार से नाच गान संगीत इनके यहाँ हुआ करता था। तो उन चीज़ों से हमें पता लगता है ना। उन्हीं सब चीज़ों से हमें ये पता लगता है कि प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य किस प्रकार से रहा करते थे उस काल में, ठीक है। फिर जैसे कि उस काल की मनुष्य जब खाना पानी कपड़ा और आवास संबंधी जब उनकी ज़रूरतें पूरी होने लगी ना, तो फिर वो अपने विचारों को और मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ट्राई करने लगे। भाई जब सबसे पहली अगर देखा जाए तो क्या आवश्यकता होती है आदमी की, है ना, रोटी कपड़ा मकान। तो जब रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है तभी आपको दूसरी सब चीज़ें या आवश्यकताएं मालूम पड़ती है, आवश्यकताएं सूझती हैं। जैसे कभी आप भूखे हों, है ना, तो देखना आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा, आपको सिर्फ किससे मतलब होगा? खाने से मतलब होगा कि बस मुझे रोटी मिल जाए या मतलब मुझे जो भी है खाने का मिल जाए। भूख लगी हो तो आपको जो आपके सामने खाने की वस्तु दिखेगी आप बस वो आपको चाहिए, है ना। और जब आपका पेट भरा होगा, आपने कपड़े अच्छे पहन रखे होंगे, फिर बड़े बड़े आपके ख्याल आएंगे कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, है ना, मुझे वहाँ घूमने जाना है, वहाँ मालदीव जाना है, मुझे लक्षद्वीप जाना है, मुझे कश्मीर जाना है ना। जब तक आपका पेट खाली है आपको ये सपने नहीं आएंगे, ना ही आपके ख्वाब रहेंगे। तो जब इनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो गई है तो फिर ये खाली टाइम पे क्या करने लगे? टाइम बिताने के लिए ये चित्रकारियाँ करने लगे। अब कौन से रील्स देखते उस टाइम पे, ये है ना, इंस्टाग्राम तो उस काल में हुआ नहीं करता था। उस काल में क्या हुआ करता था? जो या तो ये बैठ के कहानियाँ सुन लिया करते थे दादा नानी की, या तो फिर क्या किया करते, या तो फिर ये अपने खाली टाइम पे चित्रकारियाँ बनाया करते थे, है ना, ठीक है। फिर गुफाओं की दीवारों को इन्होंने आधार बनाया। अब भाई उस काल में कोई कैनवास तो हुआ नहीं करता था, कागज़ हुआ नहीं करता था, तो किस पे बनाते? जिन गुफाओं में रहते थे वहीं ये बना लिया करते थे और अपने इनके जो भी मनोभाव हुआ करते थे, जो विचार हुआ करते थे, उनको वो वहाँ पर अभिव्यक्त करने लगे, है ना। अब देखो, अब ये भी एक विचार का विषय है कि ये लोगों को क्या ऐसी पड़ी कि वो लोग वहाँ पर चित्र जो है वो बनाते थे, ऐसा क्यों इन्होंने किया होगा। तो इसका अनुमान लगाया जाए तो ये इसलिए भी हो सकता है कि या तो वो अपने घर को और रंगीन और सुंदर दिखाने के लिए कार्य करते होंगे। भाई मेरा घर जो है वो सुंदर लगे, सब लोग ये चाहते होंगे कि उनका घर सुंदर नजर आए, आप भी ये चाहते होंगे, हम भी ये चाहते हैं कि अपना घर सुंदर लगे, तभी तो हम सजाते हैं। आज भी खिड़की, है ना, खिड़की पे पर्दे लगाते हैं, ग्रेनाइट्स लगवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, झुमका लगवाते हैं, बढ़िया बढ़िया सा झुमका, क्या झूमर लगवाते हैं, सॉरी। तो वो किस लिए? ताकि घर सुंदर लग सके। अब ये बेचारे टाइल्स वगैरह तो कहाँ ही से लेके आते हैं, है ना। अब कौन सा मकराना का पत्थर जाके राजस्थान से लेके आ जाते और लाल पत्थर ला के फिर आगरा का लाल किला बना देते थे या दिल्ली का लाल किला बना देते थे, है ना। तो ये क्या करते, ये चित्रकारियाँ करना शुरू कर दी इन लोगों ने अपने घर को सजाने के लिए, ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि जो जो ये रोज़मर्रा के जीवन में अपना ये काम करते होंगे, उन लोगों उन चीज़ों को ये चित्रांकित कर देते होंगे कि भाई शिकार करने जा रहे हैं, रोज़मर्रा का जो काम है वो ये नाचते गाते हैं साथ में, वो चीज़ों को वहाँ पर चित्रकारियाँ उनकी बना देते होंगे। तो इस प्रकार से जो है वो ये कार्य करते होंगे। जैसे आज भी हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो डायरियाँ लिखते हैं, आज भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरी लिखते हैं अपनी रोज़ शाम को कि आज मैंने क्या क्या किया, आज क्या क्या
नहीं किया। तो उस प्रकार से भी हो सकता है कि इनको डायरी लिखने की जो है रुचि रही हो, तो उस वजह से भी इन्होंने लिख दिया हो, है ना। तो किस किस तरीके से हो सकता हो, या तो अपने घर को रंगीन या सुंदर दिखाने के लिए, या तो रोज़मर्रा के जो दृश्य होते थे उनके लिए, या तो जैसे कि कोई डायरी लिखते हैं उस प्रकार से ये कार्य कर दिया करते थे, है ना। फिर अब देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ हैं वो सिर्फ भारत में ही नहीं पाई गई है, वो दुनिया में अलग अलग जगह पर पाई गई है ना। वास्तव में तो हम ये जानते ही नहीं हैं कि जो पूरा पाषाण काल है ना, देखिए पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण, पूरा पाषाण काल, है ना। तो पूरा पाषाण काल में भी, पाषाण काल में भी, और उसमें है पूरा निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण, मध्यम पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उस प्रकार से। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल है ना, उस काल के मानव ने किस प्रकार की चित्रकारियाँ बनाई, या वो क्या क्या कार्य करते थे, उनका समाज कैसा था, उसकी तो हमें कोई जानकारी ही नहीं है ना। जो हमें चित्रकलाएं या जो वो मिली है, वो तो मैक्सिमम जो हमें मिली है वो उत्तर पूरा पाषाण काल की मिली है ना। फिर उत्तर पूरा पाषाण के बाद में आ जाएगा मध्य पाषाण काल, फिर उच्च पाषाण काल, है ना। उत्तर पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। इस प्रकार से वो चित्रकारियाँ बाद में बनानी उन्होंने शुरू की। समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले क्या है, निम्न पाषाण काल, पाषाण काल के मैं आपको पाठ बता रहा हूँ। फिर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल हो गया, और उच्च पाषाण काल, पाषाण काल या नव पाषाण काल, है ना, ये हो गया। अब निम्न पूरा पाषाण काल जो है ना, उसके भी 3 पार्ट हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, है ना, ये ऑलरेडी पूरा पाषाण काल है, तो मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हमें निम्न पूरा पाषाण काल की तो कोई जानकारी ही नहीं मिलती, हमें तो जो उच्च पूरा पाषाण काल है ना उसकी जानकारी मिलती है, और बाकी इन दोनों की जानकारी मिलती है ना, कि वो लोग किस किस प्रकार की चित्रकारियाँ बनाया करते थे। समझ में आ गया आपको बात। अब यहाँ आते हैं, उस काल में देखिए दुनिया भर में इस काल में अनेक प्रकार की गुफाएं हुआ करती थी, और वहाँ पर भी इसी प्रकार के जो है चित्र बनाए गए हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं ना, ठीक है। और वो ज़्यादातर किस प्रकार के चित्र बनाया करते थे, वो उन जानवरों के चित्र बनाया करते थे जिनका वो शिकार किया करते थे, ठीक है। फिर लोग जो मनुष्य और उनकी गतिविधियां होती थी उनके दृश्य भी चित्रित करते थे। वो किस प्रकार से करते थे, वृत्त बना दिया, वर्ग बना दिया, है ना, आयत के जैसी कोई आकृति बना दी, इस प्रकार से वो उनका चित्रांकन किया करते थे। अभी मैं आपको आगे चित्र में भी दिखाऊंगा, है। इस प्रकार से वो ज्यामितीय आकृतियां बना बना के प्रतीक रूप में उनकी आकृतियां बना दिया करते थे। और भारत में अब तक जो भी हमें प्राचीनतम तत्व मिले, जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं, वो उत्तर पूरा पाषाण काल टाइम के ही मिले हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर तो जो इस निम्न पूरा पाषाण काल में का जो उच्च पूरा पाषाण काल है ना, उच्च पूरा पाषाण काल का, है ना, उसके ही हमें मिले हैं। पूरा पाषाण काल ये है, माफ़ करना, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का जो उच्च पूरा पाषाण काल है ना, उसके ही हमें चित्र, उससे पहले के चित्र हमें नहीं मिले हैं संसार भर में, ठीक है ना। भारत की बात हो रही है, सॉरी। तो ये जानना हमारे लिए ये दिलचस्प होगा कि भारत के जो शैल चित्र है उनकी सर्वप्रथम खोज कब हुई। 1867-68 में ही हमारे यहाँ खोज कर ली गई, 1867-68 में खोज की गई थी। अल्तामिरा नाम की जगह है, कहाँ पर, स्पेन में। आर्किबोल्ड कार्लाइल नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, पुरातत्वविद। उन्होंने अल्तामिरा में खोज कर ली थी किसकी, कुछ शैल चित्रों की। और अल्तामिरा कहाँ पड़ता है, अल्तामिरा पड़ता है स्पेन में। देखिए इस प्रकार से अल्तामिरा में जो स्पेन जो है वहाँ पर चित्रकारियाँ पाई गई है ना, बहुत सारे जानवरों की वहाँ पर चित्रकारियाँ पाई गई है ना, स्पेन में। तो वहाँ जब स्पेन में मिली है, उससे पहले ही भारत में हमें चित्रकारियों की खोज कर ली गई थी, उससे भी 12 वर्ष पहले भारत में खोज कर ली गई। यानी कि स्पेन में जो अल्तामिरा नाम की जगह है वहाँ पर चित्रकारियों की खोज की गई, उससे पहले 12 वर्ष पहले ही भारत में ऐसी चित्रकारियों की और ऐसे शैल चित्रों की खोज कर ली गई थी, है ना, ठीक है। फिर भारत में देखिए कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष, है ना, ये इनके सरनेम हुआ करते थे। जैसे घोष मतलब अमलानंद घोष, ये ऐसे अनुसंधान करता हुआ करते थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे जो भी ऐसे स्थल हुआ करते थे उनकी खोज की थी, है ना। ये अल्तामिरा की गुफा आपने देख ली है। अल्तामिरा कहाँ है, ये स्पेन में पड़ता है। देखिए एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन हुआ है, इसका मतलब
यूपीएससी पूछ सकती है कि अल्तामिरा की गुफाएं कहाँ हैं। आप सोचोगे सर ने तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं कि अल्तामिरा की गुफाएं कहाँ हैं, ये अल्तामिरा भारत में कौन सी जगह है। नहीं, अल्तामिरा है स्पेन में, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फिर अगर भारत में देखा जाए चित्रों के जो भी शैल चित्र हैं उनके अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, तो मध्य प्रदेश में मिले हैं, उत्तर प्रदेश में मिले हैं, आंध्र प्रदेश में मिले हैं, कर्नाटक में मिले हैं और बिहार की कई सारी गुफाओं में मिले हैं। और साथ ही साथ हमें उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ ऐसे शैल चित्र मिले हैं, है ना। और उत्तराखंड में कहाँ पर हमें मिले हैं, तो लखुड़ियार नाम की एक जगह है। लखुड़ियार कहाँ पड़ता है, तो इस सुयाल नदी के किनारे पर पड़ता है लखुड़ियार, जो कि अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर हमें जो शैलाश्रय बने हुए हैं वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र हमें मिले हैं और उनकी खोज वहाँ पर की गई है। लखुड़ियार शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है 1 लाख गुफाएं। और यहाँ पर पाए जाने वाले चित्रों की 3 श्रेणियाँ हैं। कौन सी हैं, लखुड़ियार में पाए जाने वाले चित्रों की 3 श्रेणियों में एक है मानव चित्र, दूसरे है पशु चित्र और तीसरे हैं ज्यामितीय आकृतियाँ, है ना। इस प्रकार से 3 प्रकार की वहाँ पर हमें श्रेणियाँ पाई जाती है चित्रों की। कौन सी पाई जाती है, मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। मानव के चित्र हो गए, ज्यामितीय आकृतियाँ मतलब इस प्रकार से ज्यामितीय आकृतियाँ हो जाती थी, है ना। इस प्रकार से ये बन गया इंसान, ये लो जी, इस प्रकार से इंसान बना दिया करते थे ज्यामितीय आकृतियों में, है ना। तो इस प्रकार से हमें पाया गया है लखुड़ियार। तो लखुड़ियार शब्द आपको याद रखना है। लखुड़ियार कहाँ है, लखुड़ियार ऐसा पूछ लेगी यूपीएससी की। लखुड़ियार जो है ये निम्न में से निम्न शब्दों, ये जो स्थल है इन पर विचार कीजिए और बताइए कि यहाँ पर कौन से कला और संस्कृति के ये जो है क्षेत्र रहे हैं। तो आपको बता देगा कि मौर्य काल के, गुप्त काल के, आधुनिक काल के या फिर प्रागैतिहासिक काल के। तो लखुड़ियार जो है अपने उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में यहाँ पर पाए गए हैं प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रकलाएं, ठीक है। अब देखिए इनमें सफ़ेद, काले और लाल रंगों का उपयोग ज़्यादातर किया गया है। उस काल में देखिए मैक्सिमम काला, लाल और सफ़ेद, है ना। इन काला, लाल और सफ़ेद इन रंगों का उपयोग वहाँ पर ज़्यादा किया जाता था क्योंकि ये आसानी से उस काल में मिल जाया करते थे। मनुष्यों को छड़ी के रूप में दिखाया गया है, ये याद रखना, ये शब्द, ये सेंटेंस याद रखना। छड़ाकार रूप में मनुष्यों का चित्रण किया गया है। छड़ाकार रूप में मनुष्यों का चित्रण कैसे किया जाता है, जैसा कि ये चित्र बना के मैंने दिखाया है। इस प्रकार से मनुष्यों का छड़ाकार रूप में चित्रण किया जाता था। पशु चित्रों में देखिए एक लंबे थूथन वाला जानवर है, एक लोमड़ी है और कई रंगों वाली छिपकलियाँ भी वहाँ पर दिखाई गई है। और चित्रकारी के मुख्य विषय क्या है, लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइन और भी जो है इस प्रकार के चित्र वहाँ पर देखे जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए लहरदार रेखाएं, ये है व्यक्ति देखिए छड़ाकार रूप से दिखाए गए हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के गौर से देखिए आप डांस कर रहे हैं। देखिए उस काल में भी वहाँ पर ये लोग भांगड़ा कर रहे हैं, है ना, भांगड़ा कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं हमें इस बात की इसका ज्ञान नहीं है कि गाना कौन सा बैकग्राउंड में चल रहा था, क्योंकि उस काल का हमें कोई वीडियो जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। लखुड़ियार का हमें कोई वीडियो प्राप्त नहीं हुआ है। हम उस चित्र से देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये लोग डांस कर रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। कोई ना कोई खुशी का मौका तो रहा होगा, किसी का बर्थडे रहा होगा, किसी की शादी हुई होगी, या हो सकता है कि उन्होंने आज बहुत अच्छा सा कोई शिकार पकड़ा हो इसलिए वो डांस कर रहे हैं। कोई पार्टी वार्टी कर रहे होंगे भाई, क्या कहा जा सकता है। फिर इन चित्रों में जो भी दृश्य दिखाए गए हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं भाई। देखिए हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं, लहरदार रेखाएं हमें मिली है ना। इस प्रकार से ये बड़े ही आकर्षक चित्र हैं। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। और कुछ चित्र तो ऐसे ही हैं कि वो पहले बनाए हुए चित्रों पर भी वो चित्र बनाए हुए हैं। अब देखिए कुछ लोग तो ऐसे शैतान लोग होते हैं ना कि कोई आप जो है कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए अपनी कोचिंग का बाहर एक आप पोस्टर चिपका के आओ और उस पोस्टर पे कल को लगेगा, आप देखोगे तो कोई दूसरा पोस्टर चिपका के चला जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे आज भी हैं, तो उस काल में भी हुआ करते थे, है ना। तो ये मान लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल की ये उत्तरजीविता ही है कि ऐसे कुछ मतलब शैतान लोग तब भी थे और आज भी हैं, है ना। इस प्रकार से वो क्या किया करते थे, एक पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग किया कर देते थे। और देखिए ऐसा एक दो नहीं, कम से कम ऐसा है कि 20-20 चित्रकारियाँ एक दूसरे के ऊपर हमें मिली है ना। अब ये तो हो गई मजाक की बात शैतान वाली। अब इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, है ना। क्या कारण हो सकते हैं उसके पीछे, देखिए उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि या तो वो जगह ही पवित्र हो, उस जिस जगह पर वो चित्र बनाए गए, है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है, या उसी बंदे ने बनाया और उसको पसंद नहीं आ रही हो कि यार ये वाला बढ़िया नहीं लग रहा है, इसकी जगह मैं दूसरा बना देता हूँ। फिर देखें यहाँ पर लाल, सफ़ेद इस प्रकार के जो रंग हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप
चलें आगे। कश्मीर में भी हमें इस प्रकार के 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं। तो कहाँ कहाँ मिले हैं देखिए, प्रागैतिहासिक काल के कश्मीर से भी मिले हैं, मगर कश्मीर से मैंने आपको ना ही किसी बुर्ज होम का नाम बताया है, ना ही गुफ्त कराल का नाम बताया है। तो आपको यूपीएससी पूछ ले कि बुर्ज होम और गुफ्त कराल में प्रागैतिहासिक काल के चित्र पाए गए हैं, तो आप कहोगे नहीं, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं, तो नहीं, कश्मीर में पाए गए हैं मगर बुर्ज होम और गुफ्त कराल में नहीं पाए गए हैं, वो तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए स्थल हैं। ठीक है, फिर मुख्य रूप से हमें अगर और देखा जाए तो कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो आंध्र प्रदेश में और जो कर्नाटक है वहाँ की ग्रेनाइट चट्टानें हैं, वहाँ पर हमें नवपाषाण काल के मानवों के इस प्रकार से चित्र अंकित किए हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्नाटक की जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो इनके लिए एक बहुत बढ़िया कैनवास का काम करती थी, जिसके ऊपर ये आसानी से चित्र अपने अंकित कर पाते थे। ठीक है, इसी प्रकार से 3 और दूसरे स्थान है कुपगल्लू, पिकलीहल और टेक्कलकोटा। यहाँ से भी हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। ठीक है, तो ये कुपगल्लू, पिकलीहल और टेक्कलकोटा, ये शब्द आप जो है ये स्थान याद रख लीजिएगा किससे हैं, तो ये संबंधित है प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रकला से संबंधित ये हैं। अब तक हमने क्या देख लिया, लखुड़ियार जो कि उत्तराखंड में है, फिर पिकलीहल कर्नाटक में है, टेक्कलकोटा और कुपगल्लू, ये जो है ये याद रखना आप, ये यूपीएससी यहाँ से पूछ सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 तरीके के चित्र हमें मिले हैं। एक तो सफ़ेद रंग से बनाए हुए हैं, कुछ है लाल रंग के और फिर उनको सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के, है ना, जैसे कुछ तो सफ़ेद हो गए, कुछ लाल हो गए, कुछ उनकी पृष्ठभूमि जो है ना बैकग्राउंड वो सफ़ेद है पर चित्रकारी लाल रंग से की गई है। इस प्रकार से 3 तरीके के चित्र हमें इन जगहों से मिलते हैं। उसके बाद के अगर कोई और चित्र हमें देखने को मिले, जैसे ऐतिहासिक काल के हो गए या आरंभिक ऐतिहासिक काल या नवपाषाण काल के भी वहाँ पर चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं इन जगह पर, पिकलीहल, टेक्कलकोटा और कुपगल्लू से। ठीक है, जैसे इन चित्रों के विषय क्या क्या रहे, क्या किस किस प्रकार के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए सांड, हाथी, सांबर वो खाने वाली इडली डोसा के साथ खाने वाली सांबर नहीं मिली होगी, आपको लगेगा कि कर्नाटक में या साउथ में बने हुए हैं तो वहाँ पर सांबर वो जो है परोसते हुए इडली डोसा के साथ उसकी फ़ोटो बनाई गई होगी। उस काल में तो इडली डोसा बनाया भी नहीं जाता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, वो कहाँ उस काल में झिंगा लाला करने वाले आदमी ये उनके पास इडली डोसा खाने का टाइम होगा, वो तो वही अपना मांस वास खाते होंगे, उस काल में शिकार पकड़ के लाते होंगे। तो सांबर मतलब हिरण है एक। ठीक, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत, मानव, त्रिशूल आदि इस प्रकार के चित्र उस काल में बनाए गए हैं। और वनस्पतियों के चित्र तो उस काल में कम ही बनाए जाते थे, ज़्यादातर किसके शिकार करते हुए जो दृश्य हैं वो उसका बहुतायत वहाँ पर मिलती है, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा है वो शिकार करने वाले चित्र ही पाए गए हैं। ठीक है, अब कुपगल्लू का एक चित्र है, उस चित्र की तो एक विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त जो पुरुष है उसको स्त्रियों को भगाकर ले जाता हुआ दिखाया गया है ना। होगा कोई आज के ज़माने के रणवीर सिंह जैसा कोई आदमी जिसकी अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है और वो लुभा लेता होगा भाई अच्छी खासी स्त्रियों को, तो वो उनको भगाकर ले जा रहा है। अब देखिए उस काल में तो एफआईआर वगैरह होती नहीं होगी कि उनके माँ बाप एफआईआर करवा देते हैं और फिर उसको अंदर करवा देते हैं। यानी कि इस प्रकार के लोग देखिए आज भी हैं जो जिम जाके बॉडी बना कर और जो है स्त्रियों को अपनी ओर लुभाते हैं। तो उस काल में भी हुआ करते थे, प्रागैतिहासिक काल में भी ये सब देखिए चला करता था, उस काल में भी सब ये तो जो पहले से चला आ रहा है हम तो उसी का अनुसरण कर रहे हैं आज भी। ठीक है, ये कहाँ से पाया गया है, तो ये कुपगल्लू से, ये आपको याद रखना, कुपगल्लू से ये यूपीएससी पूछ लेगी कि कामोद्दीप्त पुरुष को स्त्रियों को भगाते हुए जो दिखाया गया चित्र है वो कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है कुपगल्लू से। ठीक है, ये याद रखना आपको। ये देखिए साइड से आप देखिए ये बेलन घाटी है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ये पिकलीहल है, देखिए पिकलीहल आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है, मैंने गलती से आपको कर्नाटक बता दिया था। ठीक है, फिर ये एडक्कल केव्स है, ये आपकी कहाँ पर पड़ती है, केरला में पड़ती है। और पय्यामपल्ली नाम की एक जगह है, देखिए साउथ का नाम है, इसे कलिष्ट होते थोड़े, ये अपने लिए कलिष्ट है उनके लिए नहीं होंगे। पय्यामपल्ली नाम की एक जगह है, ये है तमिलनाडु में। ब्रह्मगिरी, टेक्कलकोटा और नरसीपुरा और हल्लूर, ये टी नरसीपुरा है। टी नरसीपुरा जो है वो कहाँ पर है, ये सब कर्नाटक में है। टी नरसीपुरा तो वैसे मेरा गया हुआ भी है क्योंकि मैं मैसूर में रहा हूँ जो कि कर्नाटक में है, और
तो ये मैं टी नरसीपुरा गया हुआ हूँ, वहाँ पर किसी शायद होली का उत्सव था, उसमें मैं वहाँ पर गया था। ठीक है, तो ये जो है वो ना आपको प्लेसेस बता दिए मैप में भी कि कहाँ कहाँ है। तो टेक्कलकोटा कहाँ है? टेक्कलकोटा, टी नरसीपुरा, ब्रह्मगिरी और हल्लूर, ये तो सब कर्नाटक में है। पिकली हिल जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। अब देखिए सबसे सुंदर और जो शैल चित्र हमें मिले हैं, सबसे अधिक सुंदर शैल चित्र हमें प्रागैतिहासिक काल के मिले हैं। तो वो कहाँ पर मिले हैं? वो हमें मिले हैं विंध्याचल की श्रृंखलाएं जो हैं, और जो उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में हमें मिले हैं। और वो कौन से हैं? उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है भीमबेटका, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये यहाँ पर देखिए पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इस प्रकार के चित्र वहाँ पर देखने को हमें मिल जाते हैं। वहाँ पर जंगलों, जंगली पौधों, जलधाराओं, फलों और कंदराओं की बहुत ज़्यादा बहुतायत हुआ करती थी, इसलिए पाषाण काल के लोग यहाँ पर रहने के लिए उनको बढ़िया आश्रय मिल गया। भाई बड़ी बड़ी अगर उनको इस प्रकार से चट्टानें मिल जाए, देखिए ये देखिए आप, इस प्रकार से उनको बड़ी बड़ी ऐसे गुफाएं मिल जाए तो वो उनको घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। फल मूल कंद यहाँ पर अच्छे खासे मिला ही करते थे, साथ ही साथ अच्छा खासा शिकार भी यहाँ हुआ करता था। तो वो यहाँ पर पाषाणकालीन लोग जो है, मध्य पाषाण काल के लोग, नव पाषाण काल के लोग यहाँ पर रहा करते थे। कहाँ पर? भीमबेटका में रहा करते थे। देखिए मध्य पाषाण कालीन के अवशेषों से तो ये भरी पड़ी है ना। सबसे ज़्यादा किसके मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल के। फेमस किसके लिए है? तो मध्य पाषाण काल के चित्र है उनके लिए ही फेमस है भीमबेटका। तो अब तक हमने लखुड़ियार देख लिया उत्तराखंड का। ठीक है, भीमबेटका देख रहे हैं हम, मध्य प्रदेश में है। पिकली हिल, टेक्कलकोटा, कुपगल्लू, है ना। कुपगल्लू में कौन सा चित्र पाया गया? कुपगल्लू में चित्र पाया गया है कि एक सुंदर जो कामोद्दीप्त एक पुरुष है, वो स्त्रियों को भगाकर लेकर जा रहा है, वो कुपगल्लू से पाया गया है। ठीक है, वहाँ पर देखिए वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी, इन सब से वहाँ पर हमें क्या मतलब उस काल के जो आदि मानव जो हुआ करते थे उनको उनसे बचा जा सकता था। वर्षा से भी, बिजली की गरज से भी, ठंड और धूप से भी बचा जा सकता था, इसलिए ये भीमबेटका की गुफाओं को इन्होंने रहने के लिए चुना था। ठीक है, और इसका जो सबसे आप कह सकते हो कि दर्शनीय स्थल है वो तो भीमबेटका है, विंध्याचल की पहाड़ियों में। अब आप कहोगे सर विंध्याचल की पहाड़ियाँ क्या है, तो मैं आपको मैप बना के एक बार दिखा दूं, जैसा भी बनो। ये अपना भारत है, तो ये अरावली है, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है और ये पश्चिमी घाट है ना। आपको सांकेतिक रूप से समझ लेना है। ये है अरावली पर्वतमाला, ये विंध्याचल पर्वतमाला, ये सतपुड़ा है और ये है पश्चिमी घाट। ऐसे यहाँ पर पूर्वी घाट भी है। समझ में आ गया आपको? बस समझदार के लिए इशारा है काफ़ी है, और आप तो बहुत समझदार है, मुझे पता है। भीमबेटका का है तो भोपाल जो है राजधानी, उससे 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में ये पड़ता है, और 10 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है, और यहाँ पर 500 से ज़्यादा शैल चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं भीमबेटका में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रकारियाँ, है ना। ये देखिए ये किस प्रकार का चित्र है, कोई बाग वाग लग रहा है मुझे तो। ये देखिए ज्यामितीय आकार से किस प्रकार से जो है वो मानव चित्र बनाए जाते थे, इस प्रकार से मानव चित्र वहाँ पर बनाए जाते थे। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। फिर भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी 1957-58 में, और किसने की थी? V.A. वाकणकर साहब ने इनकी खोज की थी। किसने की थी? वाकणकर साहब ने, V.A. वाकणकर। तो नाम याद रखना, वाकणकर, जरूर ये महाराष्ट्र से रहे होंगे, क्योंकि ये कर वाले जो सर आगे नाम होता है ना, वो महाराष्ट्र से ही होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, है ना, नाना पाटेकर, इस प्रकार से जो कर वाले नाम है ना, वो महाराष्ट्र से होते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कर दी गई थी 1957-58 में। V.A. वाकणकर साहब ने इनकी खोज कर दी थी। ठीक है, उसके बाद तो और बहुत सारे लोगों ने आके इनके ऊपर खोज यहाँ की करते हैं। वाकणकर ने इन चित्रों की खोज करने के लिए और इनका अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम जो पहाड़ियाँ हैं और जंगल है उनका सर्वेक्षण उन्होंने किया था। तब जाके वाकणकर साहब को इनका ज्ञान हुआ था, इनका ये अध्ययन खोजबीन कर पाए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर अनेक प्रकार के जो चित्र पाए गए हैं उनकी विषय वस्तु भी अलग अलग है। देखिए ये मेंस में यहाँ से पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं बताऊंगा आपको, तब आपको पता लगेगा कि सर हम जो जिस चीज़ पे मैं जोर देकर आपको बता रहा हूँ कि ये याद रख लेना, वो तो आपको याद ही रख लेना है। तो वाकणकर साहब को क्या क्या मिला? वाकणकर साहब को मिला कि वहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घटनाएं तो दर्शित करी गई है, साथ ही साथ धार्मिक और भव्य दृश्य भी वहाँ पर चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार हो गया,
नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, देखिए ये है ना हाथी की सवारी करता हुआ व्यक्ति दिख रहा है आपको, तो हाथी घोड़ों की सवारी, जानवर लड़ते हुए, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्मावशेष और मुखौटा लगाने वाले जैसी घरेलू गतिविधियों के चित्र भी वहाँ पर शामिल हैं। और भीमबेटका की जो शैल कला की जो शैली है वो तकनीक और आधार के अनुसार भी कई श्रेणियों में उसको बांटा जा सकता है। देखिए एक तो होगी रेखा चित्र, ठीक है, और दूसरी होगी वॉश पेंटिंग होती है वो। अब आप कहोगे सर ये रेखा चित्र जो है वो क्या होती है और वॉश पेंटिंग क्या होती है? तो रेखा चित्र तो देखिए इस प्रकार से हो गया कि इस प्रकार से मैंने ले जी, ये मैंने आपको बना दिया, ये होगी रेखा चित्र। और वॉश पेंटिंग क्या होगा? अब ऐसा तो बना दिया पर इसमें देखो ऐसे एकदम पेंटिंग करी जाएगी अच्छे से, इसकी नाक ऐसे बनाई जाएगी बढ़िया से, है ना, इसके पेंट करके इसके कपड़े अलग रंग के दिखाए जाएंगे, पैर के जूते अलग दिखाए जाएंगे। ये सब क्या होती है? ये होती है वॉश पेंटिंग, है ना। जैसे ये अगर आपको है तो ये वॉश पेंटिंग है। और रेखा चित्र वाली पेंटिंग कैसी होती है? जैसे मैंने आपको बना के दिखाई है ऐसी होती है रेखा चित्र की पेंटिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमें मिले हैं, जो चित्रकार यहाँ पर हमें मिली है, उनमें से अगर पहला काल देखा जाए तो वो है उत्तर पुरापाषाण युग। मैंने आपको बताया जो पुरापाषाण युग में जो उत्तर पुरापाषाण युग है उसके ही चित्र हमें मिलते हैं, उससे पहले के हमें निम्न पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण काल के हमें नहीं मिलते। तो उच्च पुरापाषाण के, फिर मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, फिर उसके बाद नवपुरापाषाण काल के, नवपाषाण काल, पुरापाषाण नहीं, उनके चित्र जो हमें देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो उच्च पुरापाषाण युग हो गया, मध्य पाषाण युग हो गया और ताम्रपाषाण युग के हमें यहाँ पर शैल चित्र मिल जाते हैं। कहाँ पर? भीमबेटका में। एक मिनट में पानी पी लूँ। है ना। इन कालों के बाद में भी यहाँ पर और 4 ऐतिहासिक कालावधियाँ के हमें वहाँ पर चित्र मिले हैं, पर उनके बारे में अभी हम नहीं जानेंगे। अभी हम इन तीनों के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले उत्तर पुरापाषाण युग जो है उसके बारे में, अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो है उसके बारे में हम जानेंगे। अपर पैलियोलिथिक, उत्तर पुरापाषाण है, याद रखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप। उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र में देखिए हमें हरी और गहरी लाल रेखाएं हमें देखने को मिलती है, और इनमें से कुछ तो जैसे पतली मानव की आकृतियां हैं, ठीक है, जो हमें उत्तर पुरापाषाण काल के मिले हैं। लेकिन कुछ बड़े बड़े वहाँ पर जानवर जैसे कि भैंस, हाथी, बाघ, गेंडे और सूअर के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये देखिए गेंडा हो गया, है ना, यहाँ पर ये बाघ हो गया, है ना, हाथी हो गया, सूअर हो गया। यहाँ पर देखिए आप, इस प्रकार से बड़े बड़े जानवरों के भी हमें वहाँ पर चित्र देखने को मिले हैं, और मनुष्य के तो मिले ही हैं वो इस प्रकार से, वोडाफोन वाले जैसे, तो वो उस प्रकार से भी हमें वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कुछ चित्र हमें वॉश पेंटिंग्स भी मिली है, और अधिकांश जो है वो तो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, और कुछ हमें वॉश पेंटिंग भी मिली है। मैंने आपको वॉश पेंटिंग क्या होता है बता दिया आपको ऑलरेडी, है ना। जैसे ज्यामितीय आकृतियाँ तो इस प्रकार से हो गई, इस प्रकार से, है ना, ज्यामितीय आकृतियाँ होगी सीधी सीधी। और जो वॉश पेंटिंग होती है, वॉश पेंटिंग में क्या हो जाता है, देखिए ये जो बनी हुई है ये ज्यामितीय आकृतियाँ सारी बनी हुई है। वॉश पेंटिंग बताऊँ आपको, मैं दिखाऊँ वॉश पेंटिंग, देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए ये वॉश पेंटिंग है। इसमें देखिए अच्छे से पेंटिंग की गई है ना, इस प्रकार से होती है वॉश पेंटिंग, जिसकी कलर से फिर धुलाई करते हैं, यानी वो गीला करके ब्रश कलर में इस प्रकार से वो उनके ऊपर बनाते हैं ऐसे ऐसे, वो होता है वॉश पेंटिंग। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है। मगर ज़्यादातर तो हमें वहाँ पर क्या मिलता है, ज्यामितीय आकृतियाँ ही देखने को मिलती है। अब देखिए हमें अगर ये जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला है उसका अगर हम उसकी तुलना अगर हमें आज की आधुनिक जो चित्रकला है उससे करनी पड़े, तो हम उसमें गिनाएंगे कि देखिए उस काल में वॉश पेंटिंग की जाती थी। आज भी वॉश पेंटिंग की जाती है ना बहुतायत से, तो उस काल में भी वॉश पेंटिंग की जाती थी। ज्यामितीय आकृतियाँ जो है वो आज हमारे यहाँ की जाती है ना। वर्ली चित्रकला के बारे में आप जानेंगे, हम पढ़ेंगे तब। वर्ली चित्रकला एक बार आप गूगल करके देखिएगा, तो वहाँ पर इसी प्रकार से ज्यामितीय आकृतियों का सहारा लेकर चित्रकार ये बनाते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के जो मानव हुआ करते थे वो भी ज्यामितीय आकार के चित्र बनाया करते थे, है ना। तो आज की तुलना में तो हम उनसे बेहतर ही, आज की तुलना में तो हमसे बेहतर ही हुए हैं ना, वो उस काल में बनाया करते थे, ठीक है। फिर ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है ना, जो ये ज्यामितीय आकार की बनाई गई है। और हरे चित्र जो है वो नर्तकों के, और लाल चित्र जो बनाए गए हैं वो शिकारियों के बनाए गए हैं, ठीक है ना। इतनी माइन्यूट डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी आपको पूछेगी भी नहीं, रेफरेंस के लिए आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना।
कि किस प्रकार की चित्रकारियाँ वहाँ पर बनाई जाती थी। अब मध्य पाषाण काल में आ जाते हैं। मध्य पाषाण काल में चित्रों की संख्या हमें सबसे ज़्यादा मिली है भीमबेटका में, सबसे ज़्यादा। ये फेमस ही मध्य पाषाण काल की चित्रकला के लिए है ना। इस काल में आते आते इन विषयों की संख्या भी खूब सारी बढ़ गई थी, परंतु जो चित्रों के आकार होते थे वो छोटे हो गए थे, है ना। यानी कि पहले बड़े बड़े चित्र बनाए जाते थे ना, तो अब छोटे छोटे चित्र बनाए जाने लगे, पर उनके विषय जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए। विषय ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जैसे पहले शिकार करते हुए दृश्य हो गया या खाना बनाते हुए, इस प्रकार से। अब आते आते क्या हो गया, अब इसमें आते आते जैसे कि डांसिंग करना होगा, समूह में एक साथ नाच रहे हैं, कांटेदार भाले लेके जो है वो शिकार करने जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से और ज़्यादा वहाँ पर इस अब विषय जो है वो बढ़ गए थे। शिकार के दृश्यों को लोग समूह बनाकर कांटेदार भालों के साथ नोकदार डंडे लिए तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया। तो शिकार के दृश्य में देखिए कितने सारे आगे कि तीर कमान लेकर, नोकदार डंडे लेकर, कांटेदार भाले लेकर, है ना। इस प्रकार से आगे आएंगे, इसे देखिए, है ना। ये देखिए कि भाले लेकर, ये देखिए भाले ले रखा है, ये पैदल चल रहा है, ये घोड़े वगैरह पर बैठ के ये शिकार करने जा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है क्या हमें दिखाती है, अलग अलग प्रकार के विषय हमें दिखाती है, ठीक है। फिर कुछ आदि मानव जो चित्र है उनमें तो आदि मानवों को जाल और फंदे लगाकर या गड्ढे खोदकर उनमें जानवरों को फंसाते हुए भी दिखाया गया है कि इस प्रकार से देखिए वो जानवरों को पकड़ा करते थे। जैसे आज नहीं करते, गड्ढा खोद दिया और उसके ऊपर वो पत्ते वत्ते डाल दिए ताकि अब जानवर भाग के आएगा, फिर उसके अंदर गिर जाएगा, है ना। या फिर जाल लगा दिया, जैसे जानवर भाग के आएगा उसके पैर उसमें फंस जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। जो शिकारी है उनको साधारण कपड़ों में और गहने पहने हुए भी चित्रित किया गया है कि भाई कोई महान, कोई बड़ा शिकारी होगा, बड़ा आदमी भी शिकार करने जा रहा होगा तो वो अपने गहने पहन के जाएगा, सोना चांदी। और कुछ साधारण आदमी है, गरीब आदमी तो शिकार कर ही सकता है, तो गरीब आदमी शिकार करने जाएगा तो साधारण कपड़े पहन के जाएगा, है ना, कुर्ता पजामा, ठीक है। फिर कुछ चित्रों में तो मनुष्यों को सुंदर कपड़े पहने हुए दिखाया गया। भाई शादी ब्याह में जा रहा होगा कहीं पार्टी वार्टी में, तो वो नया कपड़े पहन के जा रहा होगा बेचारा, और खेत से आया होगा तो वो क्या कपड़े पहन के रखेगा, पुराने वराने के पहन के रखेगा। हालांकि इस काल तक देखिए खेत वगैरह नहीं हुआ करते थे क्योंकि लोग कृषि अभी तक नहीं करते थे, ठीक है। कुछ लोगों को मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया है। तो देखिए अब इसकी तुलना आधुनिक काल से करनी है तो आधुनिक काल की जनजातियाँ भी मुखौटे पहनकर डांस करती है, मुखौटे पहनकर शिकार पे जाती है, ताकि जो वहाँ के आसपास के माहौल से मिल सके और जानवर उनसे डर के ना भागे। समझ में आ रही है आपको बात। जैसे कुछ चित्र हैं उनमें तो जंगली हाथी है, जंगली सांड है, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी, है ना। और इस प्रकार से छोटे मोटे जानवरों को वहाँ पर दिखाया गया और पक्षियों को भी चित्रित वहाँ पर किया गया। तो जो भी आपको तो नाम आए ना दिमाग में वो सारे उन्होंने चित्रित किए हैं, ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल के जानवर जो है वो मध्य पाषाण काल के जो कलाकार है वो जानवरों को चित्रित करना ज़्यादा पसंद किया करते थे। उनके कुछ कुछ तो चित्र ऐसे भी पाए गए हैं कि जानवर जो है उसके चित्र जो है वो बहुत बड़ा है और इंसान का चित्र तो उसकी तुलना में बहुत छोटा है ना। इस प्रकार के चित्र भी हमें देखने को मिले हैं। कुछ चित्रों में देखिए हमें मनुष्य जो है वो जानवरों का पीछा कर रहा है और कुछ चित्रों में जानवर जो है वो मनुष्य का पीछा करते हुए भी दिखाया गया है, ठीक है। भाई कभी तो मनुष्य जानवर के पीछे पड़ रहा है, भाग रहा है, और वो जानवर उल्टा आ गया तो फिर मनुष्य जान बचा के भागेगा कि नहीं भागेगा चप्पल उतार के। तो उसी प्रकार से, है ना। यहाँ पर देखिए ये जाल वाल में इस जानवर को इधर से लगाया हुआ है फंसाने के लिए, ये सब भाग रहे हैं किसके लिए, शिकार करने के लिए। और तो उनको काम ही क्या था, कौन से उस काल में IAS की तैयारी होती होगी जो इतनी टेंशन को रही होगी, है ना। और अकेले किसी जानवर का अगर चित्रांकन किया गया ना, वो तो आप समझिए भाई मज़ा आ गया, ऐसा खतरनाक वाला उन्होंने बनाया। देखिए इस घोड़े की चित्रकला आप देखिए, चित्रकारी कितनी सुंदर उसने बना रखी है। ये एक वॉश पेंटिंग का उदाहरण है ना। क्योंकि अगर ये सिर्फ रेखांकन वाली होती तो उसमें सिर्फ इसका इस प्रकार से बनाकर छोड़ दिया जाता घोड़े का। तो यहाँ पर देखिए पूरा इसमें चित्रकारी आराम से रंग इसमें भरा गया है, ठीक है। और कुछ बहुत सारे चित्र तो हमें वहाँ पर ऐसे भी पाए गए हैं जहाँ पर जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द भी दिखाया गया है कि देखिए ये जानवर से हम प्यार कर रहे हैं और ये जानवर भी डरा हुआ किसी में बताया गया है, किसी में जानवर को गुस्सेल दिखाया गया है, किसी में उसको शांत दिखाया गया है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के चित्र हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है चित्रों के विषय इस काल में आते आते बढ़ गए थे, ठीक है। जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही हमें दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि जानवरों को पालते हुए दिखाया गया है कि हिरन को पाल रखा है कि गेंडे को पाल रखा है। गेंडे का पाल कर क्या करेंगे, गेंडा कोई दूध देता होगा, नहीं। गेंडा क्या करता होगा, वो गेंडे का अपना काम है, वो वहाँ पर जो जंगल है वहाँ पर अपनी जो भी पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु वो अब क्या कि घर उसको पकड़ के
गाय भैंस के जैसे उसको जोत के खेती भी नहीं करवाते होंगे, तो खेती भी नहीं करते थे। इस प्रकार से वहाँ पर जानवर जो भी थे उनको मैक्सिमम रूप से प्राकृतिक अवस्था में ही दिखाया गया है कि शिकार करते हुए या वो चर रहे हैं कहीं पे या भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इस प्रकार से ही दिखाया गया है। ठीक है, मनुष्य को भी देखिए साज सज्जा के साथ बड़ी अच्छे रुचिपूर्ण तरीके से दिखाया गया है कि भैया देखिए उन्होंने गहना पहन रखा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इस प्रकार से उनको दिखाया गया है। यानी कि उस काल में देखिए स्टाइल जो है वो फैशन वो उस काल में भी प्रचलन में आ गया था। ये चीज़ आप याद रखना। स्त्रियों को देखिए निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ बूढ़े और जवान सभी को समान रूप से वहाँ पर स्थान दिया गया है। देखिए प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है उनमें बूढ़े लोग भी दिखाए गए हैं, जवान लोग भी दिखाए गए हैं, बच्चों को दौड़ते भागते उछलते कूदते और खेलते हुए उस काल में दर्शाया गया है। तो यही है क्या दिखाता है, यह हमें दिखाता है कि प्रागैतिहासिक काल में और ख़ास तौर से मध्य पाषाण काल में चित्रों के विषय विस्तृत हो गए थे। ठीक है ना। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है। उस काल में झिंगा लाला वाले गाने वो गाते होंगे, पता नहीं कौन से शास्त्रीय गाने वो गाते होंगे, जिस प्रकार के भी गाने उस काल में हुआ करते होंगे, तो वो डांस किया करते थे। देखिए यहाँ पर इनको भागते हुए दिखाया गया ना इन चित्रों को। ठीक है, यहाँ पर भी भागते हुए दिखाया गया है। देखिए ये धनुष बाण लेके और भाग रहे हैं इनके पीछे शिकार करने के लिए। देखिए ये धनुष लेके निशान लगा रहा है, ये कोई भाला लेके इनके पीछे दौड़ रहा है, ये कोई बड़ा सा भैंसा टाइप का सा कोई दिखाया गया है और ये लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। ये इसके पास देखिए धनुष है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाए गए। इस चित्र में आप देखिए ये जो एक गाय का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, किसी जानवर का है, ये विल्ड बीस्ट जैसे चित्र मुझे लग रहा है, कितना मोटा दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए छोटा सा एक इंसान के यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर शिकार इसका किया जा रहा है, पर मनुष्य छोटा है और जबकि जानवर बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर पेड़ों से फल और शहद इकट्ठा करते हुए के चित्र भी हैं, स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए के चित्र भी हैं। तो ये सामाजिक जो वहाँ की जो जीवन शैली हुआ करती थी उसको दिखाते हैं कि नहीं दिखाते भाई। सामाजिक जीवन शैली को कैसे प्रकार के दिखाएंगे, जैसे आज की सामाजिक शैली को दिखाते हुए कोई चित्र बनाया जाएगा तो क्या होगा, इंस्टाग्राम की रील्स देखता हुआ है ना, या मेट्रो में जाता हुआ, या हवाई जहाज में उड़ता हुआ, पिज्ज़ा खाता हुआ, जीन्स पहनता हुआ, या और अगर आप देखो तो अलग अलग प्रकार के आज भी कोई चित्रांकन करते हुए दिखाएगा तो वो इस प्रकार से दिखाएगा कि हाथ में जो है लैपटॉप है, हाथ में जो है उसके लिए एक टैबलेट है, इस प्रकार से वो चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, तो यही सामाजिक शैली जो है व्यवस्था होती थी वो हमें इन चित्रों की वजह से पता लग जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ मनुष्यों और स्त्रियों को और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है। वो हमें क्या दिखाता है, जैसे वो एक ही परिवार के सदस्य हों, यानी परिवार नाम की संस्था देखिए इस काल तक आते आते थोड़ी थोड़ी उभर के सामने आ गई थी। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, मगर थोड़ी थोड़ी इस काल में परिवार व्यवस्था जो संस्था है परिवार नामक वो आ गई थी कि देखिए सारे बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं, वो रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हाथ और मुट्ठी की छाप भी पाते हैं यहाँ पर हम, और अंगुली के सिरों के निशान भी हम वहाँ पर पाते हैं। कुछ लोग देखिए जैसे हाथ के छापे लगाते हैं ना घर के सामने, उस प्रकार से छापे वहाँ पर भी लगे हुए हमें प्राप्त होते हैं। और भीमबेटका के कलाकार जो है वो बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया करते थे, जैसे काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद, इस प्रकार से अनेक प्रकार के वो रंगों का प्रयोग किया करते थे। खास तौर से सफ़ेद और लाल जो है उनका पसंदीदा रंग हुआ करता था। और रंग कहाँ से बनाते थे, वो जो भी वहाँ पर जो खनिज होते थे उनको चट्टानों को कूट कूट कर पीस पीस कर उनका वो फिर पानी वानी मिलाकर वो उनका घोल तैयार किया करते थे और वहीं से वो रंगों का उपयोग करते थे। लाल रंग में जैसे हिरमच नाम की एक होता है पदार्थ होता है, उसका उपयोग क्या करते थे। देखिए एक बार की बात है, मैं एक गांव में दुकान में बैठा था, कादरी साहब की दुकान थी है ना पास के एक गाँव में, वहाँ पर मैं बैठा हुआ था। एक बार सामान लेने गया था शायद दिवाली का, तो उसका वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो आके पूछता है कि अंकल जी हिरमच है क्या। तो अंकल को भी नहीं पता कि हिरमच क्या है और मुझे भी नहीं पता कि हिरमच क्या है। तो हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि भाई हिरमच नाम की क्या चीज़ आएगी। हम लोग समझ रहे थे कि ये हरी मिर्च मांग रहा है। हमने बोला कि बेटा हरी मिर्च यहाँ नहीं मिलती, हरी मिर्च दूसरी दुकान पे मिलती है। बच्चा बार बार बोल रहा था कि हिरमच हिरमच। अब बच्चे को घर से बोल के भेजा गया होगा। तो देखिए हिरमच जो है वो लाल रंग का गेरुआ जो कलर होता है उस प्रकार का पत्थर होता है, उसको कूट के फिर बनाया जाता है और उसका इस्तेमाल किस में किया करते थे, रंगोली बनाने में किया करते थे। और साथ ही साथ जो बैल के सींग होते हैं उनको रंगने में उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है ना। हरा रंग किससे प्राप्त करते थे, कैल्सिडोनी नाम का एक पत्थर हुआ करता था, उससे वो हरा रंग लेते थे। और सफ़ेद रंग तो चूने से लिया जाता था। इस प्रकार से वो
पहले जो खनिज होते थे उन खनिज चट्टानों को वो पहले टुकड़ों में कूट कूट कर पीस पीस कर पाउडर बना लिया करते थे। फिर उनमें कुछ पानी या कुछ गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, गोंद जैसा, जानवरों की चर्बी, इस प्रकार से मिलाकर उनको जो है गाढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। गोंद या राल मिला लिया करते थे उनमें, है ना, ताकि वो चिपक सके वहाँ पर अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार के रंग तैयार हो जाने के बाद पेड़ की जो पतले रेशेदार टहनियाँ होते थे उनसे ब्रश बना लिया जाता था। देखिए ब्रश, अब ऐसा तो है नहीं कि हार्डवेयर की दुकान पे गए और कि ब्रश मांग लो, उस काल में कौन सी हार्डवेयर की दुकान होती होगी, नहीं होती होगी। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, वो पेड़ की टहनियाँ होती थी उनको बढ़िया से कूट के एकदम महीन उनकी ब्रश बना लिया करते थे। बड़ी आयुर्वेदिक, आप समझ लीजिए कि क्या हाइजेनिक और आयुर्वेदिक, आप समझ लीजिए कि वो ब्रश बन के तैयार हो जाया करते थे उस काल में, है ना। और आश्चर्य की बात तो ये है कि हजारों सालों से वो उनके चित्र बनाए गए वो ऐसे ही बरकरार हैं। आज तो शादी ब्याह में हम शुभ विवाह और स्वागतम वगैरह लिखवाते हैं ना, वो तो अगले 1 साल तक भी नहीं चलते, है ना। अब दुल्हन और दूल्हा की मेहंदी बाद में छूटती है, पहले शुभ विवाह और स्वागतम का कलर जो है पहले छूट जाता है। तो आज का आप देखिए, तो हमसे इस मामले में तो वो उत्कृष्ट है कि नहीं है, उत्कृष्ट है हमसे। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, फिर देखिए वही इनमें है कि देखिए हवा और पानी की मार झेलने के बाद भी आज तक ये बरकरार है, क्योंकि इन होता क्या होगा कि वो रंग जो है, वो कलर जो थे वो उनके साथ मिल जाते थे चट्टानों के साथ, और वो ऑक्साइड का निर्माण कर लेते थे प्रतिक्रिया करके, रासायनिक प्रतिक्रिया करके, इसी वजह से वो स्थायी बने हुए हैं। ठीक है, फिर अगर आ जाएं आगे हम लोग, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भीतरी छतें पाई गई हैं और जो सतह की दीवारें हैं उनके ऊपर भी चित्रकारी हमें देखने को मिलती है, यानी म्यूरल पेंटिंग्स जो है ना, भित्ति चित्रकला भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये भित्ति चित्रकला क्या होती है, भित्ति चित्रकला मतलब दीवारों पे पेंटिंग हो गई, छत के ऊपर पेंटिंग होगी, है ना। जैसा मंदिरों में आपने देखा होगा कि अब जब मंदिर के अंदर आप खड़े होकर देखोगे तो ऊपर जो गुंबद सा बना होता है, वो गुंबद में अंदर की तरफ भी चित्रकारियाँ हमें देखने को मिलती है, वो है भित्ति चित्रकला। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ तो इस प्रकार से भी बनाए गए थे चित्र, जैसे कि बहुत ऊंची जगह पर, सुविधाजनक जगह है जहाँ पर आदमी रह भी नहीं रहा, वहाँ चित्र बनाए गए थे। अब सोचो कि वो चित्र क्यों बनाए गए होंगे वहाँ पर, इनको क्या वहाँ पर जरूरत पड़ेगी कि वहाँ वो चित्र बनाए गए होंगे। तो वहाँ पर वो इसलिए भी बनाए जाते होंगे कि एक तो देखिए भाई वहाँ पर वो कुछ दर्शाने के लिए कि देखिए यहाँ ये है वो है, या वहाँ से वो ये देखने के लिए कि या तो वो स्थान उसको पवित्र मान लिया जाए कि ये स्थान है बहुत पवित्र रहा होगा, कोई इसका धार्मिक महत्व रहा होगा, ठीक है ना। इस वजह से वहाँ पर वो चित्र बनाए जाते होंगे, है ना। या इस प्रकार से कि ऊंचाई से ही वो चित्र एक दूसरे किसी को आकर्षित कर ले, या स्थान का निर्धारण करने के लिए, जैसे आज भी बोर्ड्स लगे हुए नहीं पाते हैं कि रिठाला आ गया, कि आप बता दो कि पीतमपुरा आ गया, कि रोहिणी आ गया, इस प्रकार से दिखाने के लिए बोर्ड लगे होते हैं ना, है ना। तो हाँ, उस प्रकार से बोर्ड के जैसे भी वो काम करते होंगे। माना उस काल में मेट्रो वगैरह नहीं चला करते थे, परंतु इंसान कुछ ना कुछ तो काम आया ही करते होंगे वो दिखाने के लिए कि, है ना। फिर ये चित्र देखिए, हालांकि बहुत पुराने ज़माने के हैं, पर इनकी जो चित्रात्मक गुण और विशेषताएं हैं उनमें उनकी कोई कमी इनमें नहीं है। कार्य करने की जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां रही हो, औजार और सामग्रियों की कमी उनके पास रही थी, बिल्कुल रही होगी, फिर भी इन चित्रों में वहाँ के तत्कालीन पर्यावरण और सामान्य जो दृश्य हुआ करते थे वो आकर्षक रूप से हमें दिखाए गए हैं। आज के जैसे कोई पेंट की ब्रश वगैरह ये सब थोड़ी हुआ करती थी वहाँ पर, है ना, कि एशियन पेंट के जाके वहाँ पर आप लेके आ गए दुकान से, फिर भी उन्होंने कोई कसर जो है उनमें छोड़ी नहीं है। ठीक है, पशु जो होते थे, पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़े और रौबदार दिखाए गए, है ना। मतलब पशुओं को ये ज़्यादा महत्व दिया करते थे, पशुओं पर इनका ज़्यादा बल है ना। तो देखिए आज भी पशुओं वगैरह के जो चित्रकारियाँ वगैरह करते हैं उन पर उतनी नहीं करते। आज तो जो है किसमें लग गए ज़्यादातर जो है वो धन दौलत मोह माया वाले इस प्रकार की चित्रकारियाँ जो है वो ज़्यादा होने लगी है। भौतिकवादी चित्रकारियाँ जो है आजकल ज़्यादा होने लगी है, बल्कि उस काल में देखिए प्रकृति से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनकी चित्रकारियाँ ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, फिर और ये हमें क्या दिखाती है कि आदिकालीन जो मानव हुआ करते थे उनकी कहानियाँ कहने में और कहानियाँ सुनने में बड़ी रुचि हुआ करती थी, इसलिए कहानियों के तौर पर भी वो उन चित्रों को वहाँ पर बताया करते थे। मान लो कि वहाँ पर एक बढ़िया सी चित्रकारियाँ बना दी बहुत सारी, और अपने बच्चों को सुला लिया और बोलते थे देखो बेटा यहाँ से देखो, ये तुम्हारे दादा इस प्रकार से घोड़े पर बैठ के शिकार करने जाया करते थे, कितने वीर पुरुष हुआ करते थे, अकेले शेर को मार दिया करते थे, हाथी को मार कर गेंडा बना दिया करते थे, है ना। इस प्रकार से बच्चों को बड़ा लुभाने के लिए कहते होंगे ना, अपने पूर्वजों की कहानियाँ सुनाने के लिए इस प्रकार से उनका इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है ना।
नाटक के रूप से वो दिखाई गई हैं। उनको उस काल में कौन सी फिल्में चलती होगी, देखिए इस प्रकार से कैसे घोड़े पर सवार होकर ये शिकार करने जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ घायल व्यक्तियों को भी इधर उधर पड़ा हुआ दिखाया गया है और एक बड़ा ही श्रेष्ठतम नमूना है प्रदर्शन कला का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये देखिए ढोलक कोई बजा रहा है, यहाँ पर हाथ पकड़ के देखिए ये सब हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे इधर अलग अलग डांस करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार से देखिए सामूहिक वहाँ पर ये डांस वगैरह, नृत्य और संगीत वगैरह हुआ करता था। तो ये देखिए समूह में ये रहते थे और समूह में ये सब चीज़ें किया करते थे। ठीक है ना, ये वहाँ पर दिखाया गया। जैसे आज भी ऐसे कुछ जो आदिम लोग हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं, जैसे जन्म हो गया, मृत्यु या वयस्कता की प्राप्ति हो जाती है, या विवाह या जो संपन्न होता है, या संतान की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर ऐसे धार्मिक और सामाजिक क्रियाएं वो करते हैं और उनको चट्टानों पर वो उत्कीर्णित कर देते हैं। और शिकार के लिए जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो मुखौटे भी पहनते हैं। ठीक है, और उनके मारने के बाद में जैसे जानवर को उन्हें मार लिया तो खुशी मनाने के लिए वो आग जला लेते हैं, उसके आसपास खूब मतलब नाचते गाते हैं, बजाते हैं। भाई वही उनकी खुशी है, उनकी कौन सी की यूपीएससी की प्री मेंस हो गई तो उसमें वो खुशी मनाएंगे, उनके लिए तो शिकार मिल गया, मतलब रिजल्ट आ गया मेंस का, आप समझो। इस प्रकार से वो खुशी जताने के लिए आज की जो है आदिकालीन जो आज की जो आदिम जाति हैं वो भी ऐसा व्यवहार करती है, तो वैसा ही वो भी किया करते थे। ठीक है ना, यही सब कुछ इनमें दिखाया गया है। ठीक है, और दिलचस्प बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो शैल कला है उसके बहुत सारे जो स्थल है वहाँ पर अक्सर नए चित्र और पुराने चित्र, नए चित्र जो है वो पुराने चित्रों पर बने हुए हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो या तो वो स्थान जो है वो विशिष्ट या पवित्र माना जाता होगा, या तो कलाकार को ही बार बार बनाने में जो है वहाँ पर ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई मैंने ही गलत बना दिया है इसको। ठीक है, यही वहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, उनकी दैनिक गतिविधियाँ वहाँ पर ज़्यादा दिखाई गई है और उनकी मन मस्तिष्क और चिंतन को जानने में हमें सहायता मिलती है कि हाँ उनकी जीवन शैली किस प्रकार की हुआ करती थी, खान पान, उनकी आदतें, उनकी दैनिक गतिविधियाँ किस प्रकार से हुआ करती थी, उन सब का हमें वो क्या सोचते थे, किस प्रकार से सोचते थे, वो सब चीज़ों की जानकारी हमें किससे मिल जाती है, इन चित्रों से मिल जाती है। किस प्रकार के वो पत्थर के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने, हड्डियों के टुकड़े, है ना, किस प्रकार से वो इनका इस्तेमाल क्या करते थे, और वही मानव सभ्यता के महान विकास के हमें साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और वो आदिकालीन सिर्फ और आदिकालीन शैल चित्र ही नहीं है, वो हमारी एक अमूल्य धरोहर है, वो हमारे लिए छोड़ गए हैं, जो हमें बताते हैं कि देखिए प्राचीन काल के मानव हैं वो इतने समृद्ध हुआ करते थे अपने ज्ञान में, भौतिकवाद सब कुछ नहीं है। ठीक है ना, प्रकृतिवाद भी कुछ होता है। देखिए किस प्रकार से चित्र हैं, ये देखिए धनुष बाण लेकर शिकार करता हुआ चित्र, अलग अलग प्रकार के जानवरों का चित्र, है ना, शिकार करते हुए जो चित्र है वो ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। देखिए हाथी पर सवार होकर, ये देखिए घोड़े पर, हाथी पर पैदल सवार होकर ये शिकार के लिए जाते हैं, ये दो हाथी लड़ते हुए इस प्रकार से दिखाए गए हैं, इस प्रकार के चित्र हैं, है ना, सब कुछ वहाँ पर इस प्रकार के सामाजिक जीवन से जुड़े हुए चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है मैं क्या करूँगा कि जो अपनी कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं इससे संबंधित चित्रों जो चित्र क्या है जो यूपीएससी ने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे हैं मेंस में और प्रीलिम्स में, वो अपनी कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं रोज़ सुबह जो हमारी टीम है वो एक क्वेश्चन डालती है, ताकि आप जो है ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि सर सही दिशा में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, या मैं जो है कौन कौन सी चीज़ों को याद करूँ, कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ दूँ। तो इस प्रकार से आप हमारी कम्युनिटी टैब पे जाना, वहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करना और एक बार क्वेश्चन सोचना दिमाग में, हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, उसका आंसर वैसे मैं वहाँ पर देता भी हूँ। ठीक है, तो बस यहीं अपना लेक्चर समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं आप, और आपकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दिया है। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।